हम निप्पॉन की बात करेंगे। रिसेंटली निप्पॉन से काफी लोगों ने पैसा निकाला, लेकिन निप्पॉन का रिटर्न आज भी 20% के ऊपर बरकरार है। क्वांट की बात करें, क्वांट से ही बहुत लोगों ने पैसा निकाला, बहुत बार फ्रंट रनिंग केस सामने आए हैं। क्या इसके कारण हमें रिटर्न्स खराब मिल रहे हैं? एग्जांपल कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है, और मुझे यह पता चला कि आपने मार्केट में कहा है कि यार मैं 10% का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊंगा इस सन में, 2024 और 2025 में। फिर कुछ दिनों बाद आप कहते हो कि अरे यार नहीं हो पाएगा यार, ओनली ना केवल 6.4 कर पाऊंगा, तो मुझे क्या होगा, मुझे डाउट होगा, मैं फिर आपकी कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं? सेम FIIs हैं। अब आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगेगा तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। यही चीज हो रही है। आप लोग के कमेंट देख रहा था, कमेंट में भाई साहब ने एक मेंशन किया था कि सर एक फंड में मैंने निवेश किया, वो फंड मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया एंड काफी अच्छे मैंने प्रॉफिट बनाए, लेकिन पिछले एक महीने में क्या हुआ, उस फंड का नेगेटिव रिटर्न्स आया और मैं 15,000 के लॉस में बेच दिया। तो ये एक पहला सिनेरियो रहा। दूसरा सिनेरियो रहा कि साहब जो आने वाला हफ्ता है, जो सप्ताह है, उसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। सर कुछ पैसे मैंने FD से निकाले हैं, कितना निवेश करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, उसके बारे में। तो दोनों क्वेश्चन को लेके वीडियो है, और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय सब लोगों का सिरदर्द, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। यस, ये बड़ा टेंशन है। अच्छा, इसको लेके क्या तेजी खत्म हो गई है, क्या मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, अपना दिखाऊंगा। और इतिहास की बात करेंगे, ऐसे दो फंड जिनका भी सेम सिनेरियो था लेकिन आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में गिरावट कब थमेगी, FIIs सबसे बड़े सिरदर्द जो लगातार भारतीय बाजार से निकल रहे हैं, वापसी कब हो सकती है और क्या कारण, सबसे बड़ा कारण एक ही कारण है वो, और उसी की वजह से आज वो बाहर भाग रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो रीजन बात करेंगे। 1 लाख का लमसम काफी लोग की रिक्वेस्ट आई थी, कब करें, कैसे करें, क्योंकि लगातार मार्केट फॉल हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में सर एक स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट करने का, तो वीडियो अगर पसंद आएगी जरूर लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं, वादा रहा निराश नहीं करने वाला। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट को लेके, मार्केट का सेंटिमेंट्स बिल्कुल सही नहीं था, और अगर देखा जाए ना तो जो रिकॉर्ड कहता है ना मार्केट का, 2022, 2023, 2024 3 साल जो मार्केट की सिनेरियो है, बजट के पहले मार्केट लगभग 2 से 3% मार्केट गिरा। और अगर आप सिनेरियो चेक करोगे ना तो यहां भी लगभग, अगर 2 जनवरी से बात करें, अभी तक लगभग 4.69% सेंसेक्स की बात करें वो लगातार गिरावट है, और लगातार पिछले अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में मोर देन 2.91% गिरावट हुई है सेंसेक्स में। निफ्टी की भी कहानी बहुत खराब है। अगर निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी पिछले 1 महीने की कहानी देखोगे, 2.68% निफ्टी में भी गिरावट आई है। हर सपोर्ट जो हम सोच रहे थे कि यहां से मार्केट थमेगा, लेकिन मार्केट थम नहीं रहा है, मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या बना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देख सकते हैं। ये सिर्फ सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने मेंशन किया है, और खासकर केवल बैंकिंग सेक्टर की बात करें और IT सेक्टर की बात करें, यही दोनों सेक्टर बचाया है। आज दोबारा मार्केट में गिरावट हुई। अगर हम बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसके बारे में लगातार बात करता रहता हूं मैं। देखो, रिजल्ट जब तक हमारे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगेन वो रीजन रहा। और जैसे जैसे फरवरी पास आ रही है ना, जो 1 फरवरी है, उसी तरह बहुत सारे जो रिटेलर्स है ना, वो रिटेलर अब बहुत सारा शेयर्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है फिलहाल तो, और वही बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बना, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बना कि अगला जो हफ्ता आने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, देखो इंपॉर्टेंट ये है, 2 सिनेरियो हम चेक करेंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी रहेगी, मार्केट में आपको अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपसे बस यही कहूंगा कि अगर मान लो आप लमसम का प्लान कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, FD मेरा करने का प्लान था,
लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रिटर्न देखते हुए मैं आया हूं, तो कैसे निवेश करूंगा आपके सामने है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, 1 लाख का पोर्टफोलियो तो आपके सामने बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड मैंने किया है। और अगर आपका टारगेट आने वाले 4 से 5 सालों के लिए है ना, तो यहां बेहतरीन रिटर्न आपको, ठीक ठाक रिटर्न आपको दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें, अगेन मैं लूंगा। अच्छा, काफी लोग के जो मन में है ना, सर इसमें क्या करें, अभी मैं उस पर आता हूं। एचडीएफसी मिड कैप फंड लेंगे, मेरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो, और पराग पारिक या जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो। ये तो 1 लाख का पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर अगले हफ्ते की बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें निवेश करना नहीं है। निवेश हमें करना है, निवेश हम कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि आपको केवल फिलहाल मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हुए 25% मिनिमम आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो टोटल केवल 50% ऑफ योर कैपिटल, जो लगातार मैं प्राइम ग्रुप में भेज देता हूं जब भी मार्केट में सिनेरियो बनता है कि लगातार आपको इन्वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहां थोड़े पैसे बचा के भी रखना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको निवेश नहीं करना है, निवेश करना है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल, मैंने यहां 1 लाख का एग्जांपल दिया है क्योंकि इस समय बहुत सारे म्यूचुअल फंड की एनएवी अच्छी खासी डाउन है। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सर मोतीलाल का क्या करें। अब देखो मोतीलाल की कहानी देखो, ये मेरा रिटर्न है लास्ट 1 ईयर से अपन इसमें स्टार्ट किए इन्वेस्टमेंट करना, तो 46.58% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस फंड में जो मैं आपको बताऊं, काफी लोग जो डरे हैं, थोड़ा सा ना कुछ स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल फंड की आप बात करोगे ना, तो देखो 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मैं बोलूंगा कि देखो इसने इस फंड को संभाल के रखा था और फिलहाल केवल उस स्टॉक में गिरावट आई है। तो क्या स्टॉक खराब है, क्या स्टॉक का फंडामेंटल खराब है, वो भी हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। आप खुद देख रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, अगर आप होल्डिंग्स की बात करोगे तो कल्याण ज्वेलर्स का नाम आता है। और कल्याण ज्वेलर्स की देखो अगर कहानी पिछले 5 सालों में आप देखो, इसका फॉल यार, और 2-3-4 खबरें के कारण आज कल्याण ज्वेलर्स का फॉल हुआ, और पिछले 5 सालों में तो भी इसने लगभग 520% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में कल्याण ज्वेलर्स, रिकमेंडेशन नहीं है कोई कि आप जाके बाई कर लो, एग्जांपल बता रहा हूं कि इसका फॉल क्यों हुआ, और फॉल होने के बाद भी क्या इस पे हम बने रहें कि थोड़ा सा रुक जाएं कि यहां एग्जिट कर लें। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 1 मंथ में ही केवल फॉल आया है, और अगर आप चेकआउट करोगे इसका फंडामेंटल, तो सर मार्केट कैप 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोनों बराबर है, मतलब ओवर वैल्यूएशन में स्टॉक नहीं है। कहते हैं कुछ दिन पहले क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके भी काफी कुछ खबर आई थी, और जब क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके आई तो काफी लोग उससे निकले, और आज आई थी, मुझे आज भी लग रहा है काफी लोग निकल रहे हैं। सेम रिलायंस को लेके भी खबर आई थी, तब रिलायंस को लेके काफी लोग निकले थे, लेकिन वापस रिलायंस बाउंस बैक हुआ है, रिटर्न ठीक ठाक देना चालू कर दिया है। अब अगर बात करते हैं सेम कंडीशन कल्याण ज्वेलर्स की, तो ये जो खबरें हैं अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है, क्लियर बात है, और उसी के कारण कहते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है, और बेहतरीन जो भी मार्केट चला है, कल्याण ज्वेलर्स का रिटर्न पहले की बात करें वो केवल उसके रिटर्न्स के आधार पे चला है। तो अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो आज केवल एक सेंटीमेंट्स के कारण ही कल्याण ज्वेलर्स गिर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, आप 2023 क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू देखो, आपको बार्स दिखेंगे। आप अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगातार हर क्वार्टर में ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करोगे तो हर बार नेटवर्थ इनका शानदार है। तो यहां अगर कंपनी की बात करें, प्रोमोटर्स भी अच्छे हैं, एफआईआईज भी ठीक ठाक हैं, म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या यहां से आपको मोतीलाल फंड ने अगर यहां कल्याण ज्वेलर्स लिया है तो क्या यह खबर का असर कब तक रहेगा? मार्केट में गिरावट थी, सेंटीमेंट्स खराब था, इसीलिए इस खबर का असर ज्यादा हुआ, काफी लोग यहां से निकले हैं। लेकिन एक चीज देखो, कहना पड़ेगा कि केवल यहां आपके पास कल्याण ज्वेलर्स इनके पास नहीं है, पॉलीकैब इंडिया है, ट्रेंट है, परसिस्टेंस सिस्टम है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ यहां भी गिरावट हो रही है, ये भी एक रीजन है। लेकिन ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करोगे मोतीलाल में, तो यार पिछले 5 सालों में 30% केवल अभी गिरावट हुई है, लेकिन तो भी आपको लास्ट 1 ईयर में देखो 37% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में केवल आपको यह फंड ने कितना 2.18% का रिटर्न दिया है। तो क्या यह कहानी मोतीलाल की थी? नहीं सर। डीएसपी मिड कैप फंड पहला साल बहुत शानदार था, दूसरा साल बहुत शानदार था, तीसरे साल डीएसपी मिड कैप, इतिहास देख सकते हो, एनएससी साइड पे चले जाना, तीसरे साल ने डीएसपी मिड कैप ने -10% का रिटर्न दिया था, माइनस
सर ये सिचुएशन जो है ना, ये हो सकता है उसके साथ हो। हम निप्पॉन की बात करेंगे। रिसेंटली निप्पॉन से काफी लोगों ने पैसा निकाला, लेकिन निप्पॉन का रिटर्न आज भी 20% के ऊपर बरकरार है। क्वांट की बात करें, क्वांट से ही बहुत लोगों ने पैसा निकाला, बहुत बार फ्रंट रनिंग केस सामने आए हैं। क्या इसके कारण हमें रिटर्न्स खराब मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे रिटर्न्स। हमारा लॉन्ग टर्म गोल है सर। काफी लोग बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, सर क्या करें, निकल जाए। भाई आपने यहां इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया है? 6 महीने के लिए तो किया नहीं होगा, 1 साल के लिए तो किया नहीं होगा। 1 महीने का परफॉर्मेंस है सर। लास्ट 6 मंथ में 2.18% और पिछले 1 महीने में ही ज्यादा गिरावट हुई है। तो देखो मैं तो होल्ड करके रख रहा हूं। आई डोंट नो आप यहां क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। तो ये मुझे लगता है हमने इसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा जो हमने बात किया है कि सर आप मोतीलाल को लेके अब पोर्टफोलियो में कब गिरावट रुकेगी, एफआईआईस की बिकवाली, तो ये दोनों का ना आंसर सेम है। अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो में गिरावट कब थमेगी सर, इसके रीजन भी सर एफआईआईस हैं। और एफआईआईस वापस कब आएंगे? एक रीजन से आएंगे, जब आप भारतीय जीडीपी सही करोगे। अब बोलोगे सर जीडीपी की बात करें सर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब समझ लो यार कि जैसे स्टूडेंट का एक एग्जाम का पेपर उसके बारे में सब कुछ बताता है कि उसको कितना आता है, क्या उसकी एक्चुअल स्टेटस है। सेम हमारे भारत का जो स्टेटस है ना, वो जीडीपी बताता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बेसिकली इसको लेके काफी रिटर्न्स, इसको लेके काफी अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं। खासकर अभी रिसेंटली एसबीआई का स्टेटमेंट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया। पहले कहा जा रहा था कि सर जीडीपी हमारी 8.2% हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल रिसेंटली ये बताएगा कि साहब नहीं हो पाएगा। अभी जीडीपी लगभग मान के चलो 6.4% ही हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप यूज करते हो, आप जो भी चीज हमारे देश में रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, रिलेटेड टू सर्विसेज, कॉमर्शियल्स, जो भी चीज होती है सब जीडीपी के अंडर में आती हैं। तो कंप्लीट टोटल है। अब टोटल ग्रोथ ये डिपेंड करता है, इन्होंने कह दिया कि सर 8.2% से 6.4% आएगा। और 21-22 की कहानी देखी जाए तो 22 में तो 9.7% था। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं सर कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, बिजनेस हमारा कितना चल रहा है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, सब चीज जीडीपी बताता है। और अगर ये सब चीज नहीं चलता है तब मामला गड़बड़ हो सकता है। देखो पहले क्या था, पहले 8% था, लेकिन क्या है ना सर, अभी 6.4% कहा जा रहा है। अब ये देखो कि आप ऐसे एफआईआईज हो, मतलब मान लो अगर मैं आपके साथ कुछ पैसे लगाना चाह रहा हूं आपकी कंपनी में, एग्जांपल कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है, और मुझे यह पता चला कि आपने मार्केट में कहा है कि यार मैं 10% का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊंगा इस सन में, 2024 में, 2025 में। फिर कुछ दिनों बाद आप कहते हो कि अरे यार नहीं हो पाएगा यार, ओनली ना केवल 6.4 कर पाऊंगा। तो मुझे क्या होगा, मुझे डाउट होगा, मैं फिर आपकी कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं? सेम एफआईआईज हैं। अब आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगेगा तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। यही चीज हो रही है। तो देखो प्रीवियस ईयर की ग्रोथ 8.2% थी सर, अभी इसको खींच के कम करके 6.4% कर दिया गया है। क्या होगा वो तो पता चलेगा रिजल्ट में, लेकिन ये बता दिया, ये सबसे बड़ा रीजन है सर एफआईआईस जो नहीं आ रहे हैं। और एफआईआईस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। देखो भाई ये डेटा है लगातार, ये मैंने स्लाइड चेंज ही नहीं की। 55,000 करोड़, 5,000 करोड़, कल का 5,000 करोड़ था, आज वीडियो लेट आई आपके पास, आज 2,000 करोड़ और बेचा, 70,000 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआईस द्वारा। सोचो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका हाफ केवल हुआ था लास्ट मंथ। बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक आपकी जीडीपी, जब तक आपकी कंपनी के Q3 के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तब तक मुश्किल है। बहुत बड़ा इंतजार क्या हो रहा है सर, आप जो बजट में अनाउंसमेंट करने वाले हो, अगर वो खराब होता है बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इन चीजों को लेके एज ए इन्वेस्टर आज भी डरा हुआ है। अब देखो ये सारे फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया और इंपॉर्टेंट है कि सर ये सारा चीज अब देख लिया। तो देखो ओवरऑल आपको सेंटिमेंट्स आपको पता चल गया। चलो मैं स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूं कि अभी जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जी हां, मेडिको रेमेडीज की स्टॉक है 71.9 रुपीज का स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है।
थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा खासा इसमें बन रहा है, तो आप प्लान कर सकते हो। अगर इसमें चार्ट की बात करूंगा ना, अप ट्रेंड है। मैं हमेशा ये देखता हूं यार, खासकर अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें ना, 50 डीएमए 200 डीएमए में थोड़ा सा इसमें मोमेंटम दिख रहा है, तो आप स्टॉक को भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए जरूर कर सकते हो। मार्केट कैप 598 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी इंडस्ट्री भी दोनों लगभग 7730 है। प्रमोटर होल्डिंग 66.8 है। यहां एफआईआई ने अपने स्टेक बढ़ाया है, देखो 0.22% से 0.39% का स्टेक बढ़ाया है एफआईआई ने, मतलब कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट लग रहा होगा। और अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की बात करें सर, सेल्स भी ठीक ठाक इनकी बढ़ी है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ है। टैक्स की बात करें तो टैक्स भी इनका ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो यार, नेट प्रॉफिट इनका 1.58 से 1.5 हुआ है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें 0.19 है। और ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 6.12 है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही हो रहा है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इनके पास 39 करोड़ का रिजर्व बढ़ गया है, जो अच्छी है कंपनी के लिए। बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इसका आप देखोगे टोटल रिटर्न्स, तो पिछले कुछ सालों में इसने रिटर्न ठीक ठाक दिए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई अच्छा स्टॉक आप रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो 5 सालों में इसने 168% का रिटर्न दिया है। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, तो इन चीजों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो बाकी चीज आप स्क्रीनर से चेकआउट कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी कहने का मतलब है कि एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है। एज ए इन्वेस्टर सर, हमें एक ही चीज करना है, जो एक्चुअल में दिल अभी कह रहा है वो नहीं करना है। दिल तो कह रहा है कि निकल जाओ यहां से सर, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें रोकना है। बाजार में टिके रहने की एक वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। और एक वजह क्या है, आप सोचो कि आप बाजार में एंट्री क्यों किए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप क्यों आए, एक वजह, उसी वजह के पीछे पड़े रहो। और आने वाला जो वीक है उसमें कोई गलती ऐसा मत करना जो मैंने आपको बताया है। ना कोई सेलिंग करना है, ना कोई यहां प्रॉफिट बुकिंग करना है, और ना ज्यादा यहां परचेसिंग करना है। ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको बताया ना 1 लाख का, उसका 25% इन्वेस्ट कर दो, बहुत है। बाकी अपन बाद में देखेंगे। बाकी सर वॉलेटिलिटी और भी रह सकती है, ये लगातार बात करना है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। कंप्लीट पैकेज लेके आया था आपके पास, सो दैट आपकी हिम्मत बनी रहे, टेंशन ना हो। क्योंकि ये दो जो कमेंट आए थे ना, उस पे मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। पोर्टफोलियो अगर बनवाना चाहते हो वो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन पे है, आप जुड़ सकते हो हमसे। राइट, बाकी मिलते हैं छोड़ो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।